सभी साथियों को नमस्कार। तो आज एक नए वीडियो में हम जो आरपीएससी तकनीकी शिक्षा विभाग में जो प्रतियोगी परीक्षा हुई थी 2020 में, मतलब परीक्षा का टाइटल था 2020, हुई थी ये 2021 अभी मार्च के अंदर। उसके कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ये पेपर मैंने उसकी वेबसाइट से लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ए पार्टिकल इज इन रीजन विद पोटेंशियल Vx 1/2 kx² माइनस लैम्डा बाई 3x क्यूब दिया हुआ है। इसमें से हमें पता करना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए, तीनों ही ऑप्शन में हमें x बराबर 0 तथा x बराबर k/लैम्डा पॉइंट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम दिए हुए हैं। तो अब इनमें से कौन सा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब ये पॉइंट तो इक्विलिब्रियम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हमारा देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन को पता करने के लिए इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। इक्वेशन जो हमें पोटेंशियल दिया हुआ है Vx, इसका आप dV/dx लीजिए। तो dV/dx को 0 के बराबर जब हम पुट करेंगे तो वो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाते हैं। वहाँ से x की दो वैल्यू मिलती है, एक 0 और x बराबर k/लैम्डा। इनके लिए ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब इनमें से कौन सा स्टेबल है, कौन सा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, उसके लिए हमें d2V/dx² निकालते हैं। जिसके लिए ये जिस पोजीशन के लिए d2V/dx² पॉजिटिव आता है वो स्टेबल होता है। तो वहाँ पर इसका हम जब x बराबर 0 पुट करते हैं तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है +k। तो मतलब x बराबर 0 एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी प्रकार d2V/dx² x बराबर k/लैम्डा के लिए निकालते हैं तो हमें -k मिलता है, मतलब नेगेटिव वैल्यू मिलती है। अतः x = k/लैम्डा इज ए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया है इस हिसाब से। तो हमारा इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 करेक्ट है, जहाँ पर x0 इज पॉइंट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड k/लैम्डा इज पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर 2 फ्रेम S एंड S' दिया हुआ है, स्टेशनरी है, एक रोटेटिंग है। तो ये जस्ट इसमें फॉर्मूला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, V' बराबर V माइनस ओमेगा सदिश क्रॉस R सदिश। अगला है, दो रेफरेंस फ्रेम है, एक हमारा इनर्शियल फ्रेम है, दूसरा उस फ्रेम के सापेक्ष S2 फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है। तो इनमें फ्रेम में देखिए फोर्स 2 लग रहे हैं, एक में F1 इनर्शियल फ्रेम में F1 फोर्स लग रहा है तथा F2 हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम जो कि एक्सीलरेट करती है, वो फ्रेम हमारी कौन सी होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम सीधा सा बात है, अगर हमारा एक्सीलरेशन जो हमारी इनर्शियल फ्रेम है वहाँ पर अगर हमारा फोर्स 0 है, तो जो हमारी एक्सीलरेटिंग फ्रेम होगी वहाँ पर टोटल फोर्स होगा इनर्शियल फ्रेम का फोर्स प्लस जो फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू एक्सेलरेशन, मतलब वहाँ पर F2 0 नहीं होगा। अतः ऑप्शन 1 इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, इसको मैंने ड्राइव नहीं किया, ये सिंपल क्वेश्चन था तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सिंपल था। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, इसमें हमें देखो 2 पार्टिकल A व B इनिशियली आर रेस्ट। अब वो मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन फोर्स के कारण से। तो एक का स्पीड v है, दूसरे का स्पीड 2v है। तो हमें सेंटर ऑफ मास सिस्टम की स्पीड ज्ञात करनी है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखो हमारा इनिशियली दोनों पार्टिकल रेस्ट पे थे, तो इनिशियल रेस्ट पे थे तो टोटल मोमेंटम ऑफ इनिशियल क्या होगा, 0। तो जैसा हम जानते हैं टक्कर से पूरे टक्कर के बाद मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। तो फाइनल मोमेंटम 0, तो देखो एक का mv है तो दूसरे का 2mv है, ये 0 होगा। तो VCM बराबर होगा PI/m। PI/m VCM का फॉर्मूला होता है हमारा, अतः VCM = 0 हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, 1 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, 0 ऑप्शन होगा। अगला जो 5th क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, एक रॉकेट दिया है जिसका मास दिया हुआ है और इसके अंदर से एग्जॉस्ट वेलोसिटी 750 मीटर पर सेकेंड है और फ्यूल कंज्यूमशन रेट इसमें 2 kg/सेकेंड है। तो हमें रॉकेट का इनिशियल एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए, तो हमें रॉकेट का मास और ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है
रॉकेट की इक्वेशन क्या होती है, एम डी वी बाई डी टी माइनस एम जी माइनस वी आर डी एम बाई डी टी। यहाँ पर वी आर क्या है, हमारा एग्जॉस्ट की जो गैस निकल रही है उसकी वेलोसिटी है, 750 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। डी एम बाई डी टी हमें 2 किलोग्राम पर सेकेंड दिया। अब देखिए रेट ऑफ जो फ्यूल कंजम्पशन है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन हमारा घट रहा है धीरे धीरे। डी एम बाई डी टी बराबर -2 kg हो जाएगा। इसको इनको वैल्यू रखते हैं तो यहाँ एम का मान हमारा रॉकेट का वेट 1000 है, मैंने जी की वैल्यू 10 ले ली है तो ये एम जी -1000 हो गया। वी आर हमें 750 दिया था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 हो जाएगा। प्लस साइन इसलिए हो गया क्योंकि डी एम बाई डी टी ये नेगेटिव होगा, इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा। तो 15 में से 1000 गया तो 500 बचेगा, 100 इधर से डिवाइड करोगे तो 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सिंपल है। इसमें भूमध्य रेखा पर अगर हम ऊपर से एक नीचे एक पत्थर गिराते हैं 100 मीटर हाइट से तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। कोरियोलिस फोर्स के का बेस ये क्वेश्चन है। इसमें कोरियोलिस फोर्स जैसा हम जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अर्थ के रोटेशन के कारण उस पर कोरियोलिस फोर्स लगता है। तो इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x बराबर 2/3 h ओमेगा कोस लैम्डा √2h बाई जी होता है। लैम्डा हमारा जहाँ पर अक्षांश का कोण होता है, मतलब एंगल ऑफ एल्टीट्यूड होता है, जो हमारा भूमध्य रेखा के लिए 0 होगा। इसमें बस मान रखिए आपका, और ये हमारा 0.022 मीटर आएगा। ऑप्शन 1 हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 7 नंबर, अगर समुद्र की सतह से 400 नीचे पानी की डेंसिटी में कितना परिवर्तन होगा। वाटर का डेंसिटी में चेंज पूछा है, वाटर डेंसिटी में कितना चेंज होगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आएगा। पर इसको हम कैसे करते हैं तो इसका देखिए ज़रा, इसको मैंने किया है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, रो बराबर मास बटे वॉल्यूम। तो रो जीरो सरफेस पे अगर मैं मान लेता हूँ मास बटे सरफेस पे वॉल्यूम है हमारा वी जीरो, और सरफेस पे डेंसिटी हम रो जीरो मान लेते हैं, ठीक है। और रो डी हो गया डेप्थ के अंदर हमारा डेंसिटी रो डी होगा, जिस जहाँ पर मास तो सेम रहेगा एम, तथा वॉल्यूम चेंज होगा वी डी। और हमें कितना नीचे जाना है, एच हमने 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इन ऊपर दो रो जीरो तथा रो डी से हम क्या लिख सकते हैं, रो डी बटे रो जीरो बराबर हमारी इक्वेशन 1 आ जाएगी, जो हमारा सरफेस का वॉल्यूम बटे डेप्थ में वॉल्यूम क्या हो गया। अब देखिए हमारा एक इक्वेशन होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, जिससे हम लिख सकते हैं P बराबर बीटा डेल्टा V बाई V, और हम जानते हैं प्रेशर वाटर के लिए जो होता है वो रो जी एच होता है। उस बेस पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है। बीटा हमें दिया हुआ है, जो बल्क कांस्टेंट है वो 2 × 10⁹ मीटर दिया हुआ है। ये सब वैल्यू रखते हैं तो हमें इससे डेल्टा V बटे V मिल जाएगा, जो आता है 2 × 10⁻³ अब डेल्टा V क्या है, वॉल्यूम में चेंज। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डेप्थ में वॉल्यूम VD माइनस सरफेस पे वॉल्यूम V0 बटे V0। ये हमारा 2 × 10⁻³ आ गया। अब इससे हम VD बटे V0 निकालें तो वो आएगा 1.002, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या लिख सकते हैं, रो डी बटे रो जीरो। तो ये आ गया रो डी बटे रो जीरो आ गया हमारा 1/1.002। तो इससे हम रो डी क्या लिख सकते हैं, रो जीरो बटे 1.002। हमें पूछा क्या है, हमें परिवर्तन पूछा है डेंसिटी में, तो हम लिखेंगे रो डी माइनस रो जीरो बराबर डेल्टा रो। इसमें जस्ट वैल्यू रखिए आप रो जीरो की सारा और कैलकुलेट कीजिए, तो डेल्टा रो में चेंज आएगा वो लगभग 2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए बीम ऑफ लेंथ L रेडियस R सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड लोडेड इन द मिडिल दैट डिस्पर्सन एट द सेंटर ऑफ द प्रोपोर्शनल। तो इसमें हमें एंगल पूछा, अवनमन एंगल। तो ये जस्ट फॉर्मूला है, ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट होगा। WL³ Y यंग्स मॉडुलस होता है R⁴ ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, ठीक है। अगला है हमारा, तो ये 4m से एक वस्तु A है जो v वेलोसिटी से गति कर रही है, दूसरी 2m द्रव्यमान की वस्तु से टकराती है, और ये टक्कर के कोलिजन कैसा हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो एक के द्वारा ऊर्जा का कितना ट्रांसफर होगा, ये सिंपल फॉर्मूला है,
जो हमारा फॉर्मूला होता है नो का काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला क्या होता है 4m1m2/m1 + m2 स्क्वायर। इसमें मान रखिए 8/9 आएगा, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा 8/9। अगला देखते हैं, देखिए माना एक इसमें हमें क्या दिया हुआ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर दिया हुआ जिनकी रेडियस 10⁻⁷ मीटर है। ये सब आपस में मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, और इसमें हमें पूछा है कि इनका जो बड़ी ड्रॉप बनेगी उसका सरफेस एनर्जी का रेशियो और छोटी ड्रॉप्स के सरफेस एनर्जी का रेशियो उनका क्या होगा। मतलब छोटी जो 1000 ड्रॉप है उनका सिंगल ड्रॉप के साथ रेशियो निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये सिंपल है, ये सरफेस टेंशन से हम इसको निकाल सकते हैं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूले से। तो इसको भी मैंने सोल्व किया है। तो देखिए यहाँ से हमें रेडियस कितने दिया हुआ है 10⁻⁷, ड्रॉप्स कितनी है 1000। तो आयतन जो 1000 ड्रॉप्स का होगा वही आयतन एक सिंगल ड्रॉप का होगा। उससे मैंने ये इक्वेशन ए निकाली है। जब आयतन बराबर करोगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा r³ = n × स्मॉल r³, जहाँ कैपिटल R क्या है बड़ी ड्रॉप की रेडियस है, स्मॉल r है छोटी ड्रॉप्स की रेडियस है। और देखिए सरफेस टेंशन का ऊर्जा, सरफेस ऊर्जा जो होती है सतह ऊर्जा और तनाव में ये संबंध होता है। तो ES मतलब स्मॉल ड्रॉप की सरफेस ऊर्जा बराबर होगा तनाव गुणा एरिया ऑफ स्मॉल ड्रॉप। इसी प्रकार बिग का मैंने लिख लिया EBT × AB, जहाँ AB क्या है एरिया ऑफ बिग ड्रॉप। अब इसका रेशियो निकालिए तो सिंपल आप एरिया ड्रॉप का क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है 4πr² होता है। तो RS स्मॉल है और ड्रॉप्स कितनी है स्मॉल 1000 है, इसलिए 1000 से गुना कर दिया बटे 4πr²। तो ये आ गया हमारा RS/r का होल स्क्वायर गुणा 1000। अब देखिए हमें RS/r की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ से इक्वेशन ए को यूज करते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं r/RS³ बराबर 1000, और 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। इसको कंपेयर करके मैं RS/r मेरा 1/10 आएगा। ये मान यहाँ रखते हैं 1/10 मतलब 1, ये 100 हो जाएगा, 100 कटेगा तो 10। तो ES/EB क्या आ गया 10। तो ऑप्शन हमारा 3, हमारा इसमें ऑप्शन 3 जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है हमारा 11 का। 2 कैपिलरी दी हुई है सेम डायमीटर के, मतलब रेडियस सेम है, और उनको डिप किया जाता है लिक्विड में। डिफरेंट टाइप के लिक्विड हैं, ठीक है। उनका जो लिक्विड है उनका अपेक्षिक घनत्व में रिलेटिव स्पेसिफिक डेंसिटी दी हुई है वो 0.4 और 0.8 दिया हुआ है। अब इन जो वाटर था इनका सरफेस टेंशन का रेशियो 6/5 दिया हुआ है। तो हमें इस जो कैपिलरी है उसमें कितना हाइट तक वाटर चढ़ेगा ये निकालना है। तो इसका देखिए सिंपल है, इसका हम क्या करते हैं, हमें रेडियस बराबर दिया हुआ है r1 = r2 मान लिया मैंने, ρ1 हमें दिया हुआ 0.4, ρ2 हमें दिया हुआ 0.8। तो देखिए इसका फॉर्मूला तथा T1/T2 में दिया 6/5, और हमें H1/H2 का रेशियो निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिलरी का ρGH = 2T/r। यहाँ पे 2T cos θr होता है। अगर हम एंगल बराबर 0 डिग्री माने तो उसको हम 2T/r सीधा मैंने लिख लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो ρ1/ρ2 H1/H2 = T1/T2 हो गया। इसमें फॉर्मूले में सिंपल आपके पास सारी वैल्यू हैं। हमें ρ1 ρ2 दिया हुआ है, तनाव का मान दिया हुआ है, रखिए। तो H1/H2 हमारा 12/5 आया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 से मैच करता है। तो इसमें 12/5 आ रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप देख लीजिएगा। हाँ, अगला ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग था 12। इसमें कुछ दिया हुआ है हमें, एक स्मॉल स्फीयर हैज मास m और डेंसिटी दी हुई है d1। इसको एक जार में, ग्लिसरीन के जार में छोड़ा जाता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन हमें d2 दी है और हमें विस्कोस फोर्स पूछा है। अब हमें पता है जब भी कोई चीज़ किसी भी मीडियम में ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है तो उस पर एक विस्कोस फोर्स लगेगा, जो उसको क्या करेगा, उसका वेलोसिटी को कंट्रोल करेगा, है ना। दूसरा क्या हो, जब भी कोई लिक्विड में कोई चीज़ डिप की जाती है तो उस पर एक हमारा दूसरा फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं, जिसे मैंने FB से लिखा है, उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो देखिए टोटल फोर्स कितना लगा, आपने गोला छोड़ा ग्लिसरॉल में, एक तो विस्कोस फोर्स लगेगा FB, एक उत्प्लावन बल लगेगा FB, ठीक है।
तो ये बराबर होगा mg जो नीचे की तरफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एफ बी विस्कोस फोर्स हमें निकालना है। एफ बी हमारा होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान कितना होता है, जितना गोले का द्रव्यमान के, जितना गोला पानी का ग्लिसरीन को हटाता है उतने के उसके भार के बराबर उत्प्लावन बल ऊपर की तरफ लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एफ बी निकालना था तो मैंने एम डब्ल्यू वाटर का निकालना है। तो ये कितना होगा, गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। सॉरी यहाँ आर के ऊपर क्यूब हो रहेगा जो मैं भूल गया हूँ लिखना, 4/3 आर क्यूब इंटू डेंसिटी किसका, वाटर का। तो ये हमें वाटर का मास मिल जाएगा इंटू जी। वो वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है जहाँ एम जी बराबर एफ ई प्लस 4π/3 आर क्यूब डी टू जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए एफ वी, और यहाँ पर जो एम था लेफ्ट हैंड साइड में, उसको भी मैंने उसको आयतन और उसके फॉर्म में लिख दिया, डेंसिटी के फॉर्म में। तो इसको सोल्व कीजिए, एफ वी निकालिए। तो यहाँ से हमारा एफ वी बराबर आएगा एम जी 1 - d2/d1। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मारा क्या, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें क्या दिया है, एक पार्टिकल है जिसको u वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल से फेंका जाता है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, और हमें पूछा गया है जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है उस समय उसका क्या एंगुलर मोमेंटम होगा। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए इसको भी हमने सोल्व किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन यहाँ लिखा है। तो अब मान लिया हमने u वेलोसिटी से फेंका गया है, 45 डिग्री एंगल से है। तो देखिए हाइट कितना जाएगा मैक्सिमम, इसका फॉर्मूला होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में h बराबर u² sin² α/2g। r होता है रेंज, टोटल रेंज कितनी दूरी तक जाएगा, ठीक है, वो होगा u² sin 2α। तो देखिए मेन आपको ये फिगर समझ में आना चाहिए। जब आपने फेंका है वो u वेलोसिटी से 45 डिग्री से है, जब ये ऊपर पहुँच जाएगा तो उस पर सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी जो u cos α रहेगी, y की तो 0 हो जाएगी मैक्सिमम हाइट पर। तो इस मैक्सिमम हाइट को जब आप इनिशियल पॉइंट से मिलाते हैं तो ये डिस्टेंस आपकी r बनेगी, है ना। और ये r x एक्सिस से कितना कोण बनाएगी, थीटा कोण मान लो। तो ये डिस्टेंस इनिशियल पॉइंट से ये मैक्सिमम की डिस्टेंस को मैंने x मान लिया, और हाइट h है, ठीक है। इसके जरिए हम r निकालेंगे, और हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, r सदिश क्रॉस p सदिश। तो r mu sin थीटा हो जाएगा, जहाँ पर u मैंने वेलोसिटी मानी है, ठीक है। तो u का वैल्यू ऊपर क्या है, u का वेलोसिटी u cos α होगा। तो यहाँ पर r mu cos α sin थीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो L बराबर हो गया तुम्हारा mu, और साइन थीटा देखिए, साइन थीटा में कौन सा, ये थीटा निकालना है। तो साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे करण h/r। तो ये वैल्यू मैंने रख दी, तो r से r कट गया, तो ये बचा हमारा MUH, और u का मान ऊपर क्या है, u cos α है हमारा, ठीक है। तो MU cos α, अल्फा हमारा 45 डिग्री था, तो cos 45 1/√2 होगा। ये सब मान रखिए, तो आपके पास MU की क्यूब बटे 4 इंटू √2g आता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें ये जस्ट सिंपल फॉर्मूला है कि एक बॉडी आपका सेंटर फोर्स के अंदर रिवॉल्व कर रही है, तो और वो इलेप्टिकल पाथ पे मूव कर रही है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ बॉडी का वेलोसिटी निकालना है। तो इसका वैसे तो फॉर्मूला है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, v बराबर √2km/1/r - 1/2a होता है, ये ऑप्शन 1 होगा। फिर भी मैं इसको थोड़ा आपको बता देता हूँ इसके बारे में। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। तो हम जानते हैं एनर्जी क्या होती है हमारी, काइनेटिक एनर्जी प्लस वी इफेक्टिव सेंट्रल फोर्स में होता है। और वी इफेक्टिव क्या होता है तुम्हारा, वी इफेक्टिव क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी VR प्लस L²/2mr²। ये रखोगे इसमें, तो एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² हो जाएगा। VR क्या है हमारा, सेंट्रल फोर्स में जो बल गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन कर रहा है, तो ये -k/r होता है।
ये मान रख के आप यहाँ से v निकालोगे तो ये आएगा आपके पास v बराबर √2/m ब्रैकेट में e + k/r होता है। और इलिप्टिकल पाथ में जब मोशन करता है उसके लिए e व a के साथ रिलेशन होता है, e बराबर -k/2a। यहाँ से वैल्यू रखोगे इस v में तो आपका फॉर्मूला v बराबर √2k/m ब्रैकेट में 1 - r -1/2a हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट था। एक दूसरा फॉर्मूला और आता है इलिप्टिकल पाथ से रिलेटेड वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसके बेस पे पूछे जाते हैं, जो होता है v बराबर k/l, l जहाँ एंगुलर मोमेंटम है √1 + ε² + 2 ε cos थीटा। यहाँ एप्सिलॉन इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है। ठीक है, अगला है हमारा, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसका जड़त्व आघूर्ण इनर्शियल पे ये क्वेश्चन है। इसमें फ्रेम क्या, तो मास समान है, सब जगह समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर 4 पार्टिकल हमें फिगर में दिखाए अनुसार रखे हुए हैं। अब इसमें से आपको पता करना है कि ऑप्शन क्या होगा। तो पहली बात तो ये देखते पता लग रहा है ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब आपकी जो कोऑर्डिनेट्स की एक्सेस हैं अगर उसके लिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब आपका प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। वैसे आप इसको निकालना चाहें तो निकाल के देख सकते हैं। इसका देखिए, इसको निकाल के देखने के लिए आपको हाँ, आप यहाँ से देखिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपका आई एक्स जेड होगा। फॉर्मूला ये होता है आई एक्स जेड बराबर समेशन ऑफ एम आई एक्स माइनस एम आई एक्स आई हो सॉरी समेशन माइनस एम आई एक्स आई जेड आई होता है, जिसको 4 पार्टिकल इसलिए मैंने इसको एक्सपांड करके लिख दिया -m1x1z1 -m2x2z2 -m3x3z3। ये निकालिए, जेड का मान हल कोऑर्डिनेट के लिए 0 है तो आई एक्स जेड का मान 0 आएगा। इसी प्रकार आप आई वाई जेड निकालेंगे तो -m1y1z1 होगा, उसमें भी जेड कोऑर्डिनेट आएगा तो वो भी सबके लिए 0 होगा, तो आई वाई जेड 0 आ जाएगा। इसी प्रकार आई एक्स वाई निकाल लीजिए, आई एक्स वाई मैंने जो यहाँ निकाला हुआ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपनी, तो ये भी 0 आता है, अतः सारे प्रोडक्ट 0 होंगे। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। वैसे आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक स्फेरिकल बॉल है, आइस की बनी हुई है, जिसकी इनिशियल रेडियस r0 है, वो रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रही है टाइम t0 पर। वो जैसे जैसे रोटेट कर रही है आसपास का जो भी मॉइस्चर है उसको लेके उसका रेडियस बढ़ता जाता है, और रेडियस बढ़ने का रेट दिया हुआ है r0 + αt, जहाँ पर अल्फा एक कांस्टेंट है। तो अब हमें इनमें से कर्व बताना है कि कौन सा कर्व सही होगा। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं। तो देखिए पहली बात, ये हमारा जो भी हमारा बॉल है, आइस बॉल है, वो रोटेट कर रही है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा हुआ, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कुछ इक्वेशन करके। तो आई ओमेगा हमारा कांस्टेंट रहेगा, और हमारे स्फीयर के लिए आई क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² होता है। तो ओमेगा आई ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा के मैंने कांस्टेंट माना है क्योंकि आई ओमेगा बराबर कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से ओमेगा क्या लिख सकते हैं, ओमेगा देखिए प्रोपोर्शनल आएगा तुम्हारा t² के। तो इस t² से अगर तुम ग्राफ खींचोगे तो ये ऑप्शन 2 में जो ग्राफ दिखाया है उससे मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन 2, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्शन 1 तो हमारा देखिए किसका इक्वेशन दिखा रहा है, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखा रहा है जिसमें स्लोप नेगेटिव हो। ऑप्शन 2 में ओमेगा प्रोपोर्शनल दिखा रहा है, बढ़ रहा है पर कुछ जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, ओमेगा 4 में कांस्टेंट दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन 2 ही हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे का हम क्वेश्चन करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बीच के क्वेश्चन मैंने ये 17, 18 छोड़े हैं, इसको बाद में करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, 2 पार्टिकल दिए हुए हैं, ईच का मास रेस्ट मास दिया हुआ, ध्यान देना इसमें हमें क्वेश्चन में रेस्ट मास दिया हुआ है, और वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो और जो हेड ऑन कोलिजन करते हैं, और कोलिजन से बिफोर उनका वेलोसिटी 0.6 था। अब हमें पूछा गया है कि मास ऑफ फाइनल एंटिटी क्या होती है, और वो दोनों चिपक भी जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन, तो देखिए
हमारा रेस्ट मास और मूविंग मास में फॉर्मूला होता है m बराबर m0 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इससे आप हम पार्टिकल का मूविंग मास हमें पता लग जाएगा 5/4 है, एक पार्टिकल का 5/4 m0 है। तो दो पार्टिकल का दोनों चिपक जाते हैं तो चिपक के कितने होंगे 2m होंगे, तो 2m कितना हो जाएगा हमारा 5/2 m0। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर इसमें 3 हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला ये सिंपल फॉर्मूला है। हाँ, 21 नंबर का क्वेश्चन का इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मेरे हिसाब से ऑप्शन 1 आना चाहिए था जो ऑप्शन नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आगे का इसमें ऑप्शन नंबर 3 आएगा, क्योंकि जब देखिए अगर सेम कोरेंट होती हैं तो हमारा जो इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आई बराबर होगा तुम्हारा I0 प्लस I0 प्लस डॉट डॉट I0 n का स्क्वायर होगा। तो ये n स्क्वायर इंटू I0 का स्क्वायर होगा, और दूसरे में क्या होगा n/I0 होगा, जिससे हमारा रेशियो आएगा n। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, आगे के फिर करेंगे क्वेश्चन।